वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अर्जुन भैया और स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है ये। हाँ, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो हम लोग ने सबसे पहले बात की थी कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है, एंड फिजिकल रिएक्शन। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देखो, ठीक है। फिर हम लोग ने क्लासिफाई किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर डेफिनेशन देखा था, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच वी गॉट प्रोडक्ट बाय मिक्सिंग टू एंड मोर रिएक्टेंट्स, ओके। रिएक्टेंट्स, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को ऐड करके जो हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट, जिसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते थे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन था जो भी। फिर उसके बाद हम लोग ने केमिकल इक्वेशन देखा, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका या केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका देखा था, ठीक है, उसका रूल, केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन का रूल ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन में 5-6 रूल्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। जिसमें हम लोग लिया था कि एक एरो से डिनोट करते हैं जिसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो उसमें प्लस यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी सेम मेथड, प्रोडक्ट को एरो के राइट साइड में रखते हैं। और फिर इनकी स्पेशलिटी को दिखाने के लिए वेदर दिस, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे वो क्या है, सॉलिड है, गैस है, तो उसके लिए हम लोग जी एस, ठीक है, एक्वस, ये सब चीजों के बारे में बात किए थे पिछले लेक्चर में। अब क्या है अब, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन शायद देखा था कि नहीं। केमिकल इक्वेशन के रूल्स ये मैंने बता दिए थे, एक बार वापस से मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि क्या थे रूल्स, और वैसे ही हम लोग बैलेंस इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड, ठीक है, इस साइड रिएक्टेंट होते थे, राइट साइड आपका प्रोडक्ट होता था। अगर ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस का साइन यूज करते थे, और ज्यादा प्रोडक्ट है तो वहां पे भी प्लस का साइन यूज करेंगे। और क्या था रूल्स, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड गैस और एक्वस, ठीक है, ये तीनों के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, है ना। ये 3 पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद हम लोग ने बात किया था, हाँ हाँ, यहाँ पे अगर कोई गैस इवॉल्व होता है तो उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई रिएक्शन होता है और लास्ट में उसमें गैस रिलीज होती है, हाँ, या प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉल्यूट बच जाता है, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलता है अपना सॉल्यूशन, और उसमें ये जो सॉल्यूट बच जाता है, सॉल्यूट या जो भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी, ठीक है, पीपीटी प्रेसिपिटेट, तो वो बच जाता है उस फॉर्मेट में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, केमिकल्स रिएक्शन अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नहीं दिए थे शायद, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। हाँ, और बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए थे, तो एक बार वापस से मैं बैलेंसिंग भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। और ये बैलेंसिंग अगर मान लो उसमें नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख लो, क्या बैलेंसिंग क्या होता है, कि यहाँ का जो भी आपका रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इक्वल का साइन। तो फर्स्ट कंडीशन ये इसमें, अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन समझना है तो उसमें रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में। अब यहाँ पे तो वैल्यू ही आएगा, ठीक है, रेट या फिर जो भी हो। तो इसमें क्या है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसको हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। क्यों, अच्छा इक्वल क्यों होगा, अगर आप मान लो 10 ग्राम शुगर लेते हो, ठीक है, शुगर, और प्लस करते हो उसको
1 kg वाटर में, ठीक है, यहाँ पे लीटर होगा वैसे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वाटर kg में लेते हैं। तो टोटल आपको जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, शरबत, ठीक है, जो भी शरबत मिलेगा वो क्या होगा, 10 ग्राम आप उसमें शुगर प्लस 1 kg वाटर, ठीक है, ये यहाँ वाटर भी होगा और यहाँ शुगर भी होगा, तो उन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ 10 ग्राम ये शुगर यूज कर रहे हैं और 1 kg यहाँ वाटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 kg प्लस 10 ग्राम, ओके, 1010 ग्राम, ये आपका टोटल वेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग केमिकल बैलेंसिंग कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग होता है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल है H2SO4 से, देखो H2SO4 राइट अ बैलेंस इक्वेशन। अभी यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है, उसको हम लोग को बैलेंस करना है, तो मैं उस रिएक्शन को लिखता हूँ, फिर हम बैलेंस करते हैं उसको। देखो ये है एक इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, H2SO4 है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट मिल रहा है Na2SO4 प्लस H2O। अब हम लोग को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर जो है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, सोडियम है और ऑक्सीजन यहाँ 5 है, देखो 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसमें एटॉम और मॉलिक्यूल्स है उनको लिख लेंगे, ठीक है, एटॉम स्लेश मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, उसको इस ऐसे रॉ में लिखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ठीक है, और क्या है, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप, जिसमें हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, और दोनों साइड को इक्वेट करो। कैसे, इस साइड आप इस वाले कॉलम में लिखो आप, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट्स की वैल्यू लिखो, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स में कितना हाइड्रोजन यूज किया और रिएक्टेंट में कितना है, मतलब रिएक्टेंट में कितना यूज किया, प्रोडक्ट में कितना है। तो हाइड्रोजन की इसमें देखो 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें तो इक्वल है। सल्फर इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, वो इसमें 4 है, और इसमें कितना है, टोटल 5 है, ठीक है। अभी इसमें सोडियम कितना है, इसमें 0 है, एक भी नहीं है, और इसमें कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हम लोग को वहां पे क्या ऐड करना है, अब देखो इसमें अभी रिएक्टेंट में और इसको इक्वल करना है, तो हाइड्रोजन तो इक्वल है, सल्फर इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग को ऑक्सीजन और सोडियम इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, हाँ, ऑक्सीजन 5 and 5 है, ठीक है, NaOH। हाँ, तो अभी क्या करना है हम लोग को, सोडियम को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 सोडियम लेंगे, और क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी हम लोग को, सॉरी, ऑक्सीजन भी हमको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो दो, देखो सोडियम हम लोग को 2 चाहिए, सबसे पहले सोडियम पे ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे अब, ये देखो सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, देखना उसको, उसमें फिर सेकेंड स्टेप में ऐसा बॉक्स बना लेना। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, अब इसमें फाइंड आउट करोगे कितने एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट में यूज हुए, प्रोडक्ट में यूज किए, फिर उनके मॉलिक्यूल्स को हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा, अभी जो हम लोग का H2SO4 था, अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे 2Na, ठीक है, सोडियम यूज कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, Na इक्वल हो गया, लेकिन अभी हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज करते हैं, ठीक है, अभी तो सोडियम हमको 2 चाहिए था, इसलिए 2Na प्लस OH ऐड कर दिया, ठीक है। अब OH क्यों ऐड किया 2, क्योंकि मेरे को एक यहाँ पे एक O चाहिए था, लेकिन अभी मैंने यहाँ एक लिया, तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई होकर के 2 हो गया। तो अब नया बॉक्स क्रिएट होगा, देखो अभी इसको वापस से वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब वापस से वही वाला बॉक्स सेम टू सेम वापस से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें अब लिखना रहेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ अनबैलेंस्ड वालों का लिखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन, अभी देखो इसमें
हाइड्रोजन अभी इसमें कितना है, 2 और 2 4, ठीक है, और इसमें कितना है, 2 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है अभी। और क्या, अब ऑक्सीजन इसमें कितना है, देखो इसमें 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 6, ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1, ठीक है, सॉरी 5 है ना, ये 4 है और एक ये है 5। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को देखो, अब हम लोग का जो रिएक्टेंट साइड है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड जो है वो कम है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड जो है वो कम है। तो हम लोग को इक्वेट करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन अभी देखो, अगर हम लोग हाइड्रोजन में 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें, मतलब H2 जो है वहां पे भी 2 ऐड कर दें, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिए तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना चाहिए हम लोग को, 1 है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 इज 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो बैलेंस इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में आपको इक्वेशन क्या मिलता है कि आपने 2Na यूज किया, फिर OH यूज किया, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और उस प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन और 5 बचे। तो अब आपने क्या किया, उसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, प्लस ऑक्सीजन जो था वो 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन है प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। मतलब ये रिएक्शन दोनों साइड से इक्वेट हो गया। तो अब लास्ट में जो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, वो क्या है, H2SO4 प्लस 2NaOH, ठीक है, से रिएक्ट करके हम लोग बनाए Na2SO4 प्लस 2H2O, दैट्स इट। आपको इतना करके छोड़ देना है और हेंस द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये सारे स्टेप्स थे, ये सारी चीजें हम लोग ने पिछले में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसमें मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक और है, एक और एग्जांपल है आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस में पूछते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसमें ओ कम है क्या, ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, वो वाला मार कर ठीक है। अभी और है रिएक्शंस के टाइप्स हैं, उस पर भी बात करते हैं। नहीं है, चलेगा कि नहीं पता नहीं, फटाक से फिल कर दो। तो एक और केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी यह है, देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब वो ऐसे लिख के आएगा, ठीक है, आपको कैल्शियम क्लोराइड है, प्लस ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ऐसा ही आपको लिख के आएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये है आपका एक ये लास्ट सवाल हम लोग करेंगे केमिकल बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंसिंग में। तो अभी देखो, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। तो क्या करोगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये सारे फार्मूलास आपको पता होने चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब नाम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो अभी देखो यही है इक्वेशन, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड H2SO4 और कैल्शियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो मैंने सेम टू सेम जैसे अभी आपको बताया कि इसमें कितने एटॉम, कौन कौन से एटॉम्स हैं उनके बारे में लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट्स,
ठीक है, रिएक्टेंट्स के लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो एटॉम्स इसमें देखो, ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और HCl। ठीक है, दैट्स इट। तो अब देखो इसमें कैल्शियम कितना है, 1 है, रिएक्टेंट्स में 1 है, इसमें प्रोडक्ट में 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या कम पड़ रहा है, देखो पहला वाला बैलेंस है, दूसरा वाला नहीं है और तीसरा नहीं है, तो हम लोग को ये वाला पार्ट बैलेंस करना है। ठीक है, और बाकी ये बैलेंस है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, HCl में देखो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें टोटल HCl में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे सिर्फ जो ये HCl लिखा है वहां 2 और ऐड कर दो, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। दैट्स इट। ऐसा ही क्वेश्चंस पूछते हैं बैलेंसिंग से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। और अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन में भी कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। ओके, RXN रिएक्शन। ओके, शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स इट, यही है इसका डेफिनेशन। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस B विल फॉर्म C। ओके, ये एग्जांपल है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म H2O, है ना, ऐसे है। और एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, देखो 2Mg प्लस O2 विल फॉर्म 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 2MgO। ये देखो यहाँ पे आप बैलेंसिंग का सिस्टम समझ जाओ, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी देखो 2 आगे लिख दिया ना, तो मल्टीप्लाई होके 2 हो गया। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देते रहना है। फिर एक और एग्जांपल है NH3 प्लस HCl। ठीक है, NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम प्लस क्लोरीन हवा में उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो किसी और का एग्जांपल दे दिए क्या, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा NH, और 3 है तो +4 और Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपको ये एग्जाम में नाम लिखने आना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट हो वो सब चीजें देख लो आप। ठीक है, एक बार नाम अच्छे से ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे 2-3 एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर NH4 यूज होता है तो अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, और NH3 वो हुआ तो अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया, और इसको अमोनियम, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं बस। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हम लोग का यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, यही है रिएक्शन, 2 और मोर कंपाउंड्स विल फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम रेफर करो, अच्छे से एकदम एकदम मतलब मस्त नोट्स बना के दिए हैं भाई, फ्री में, वो भी कोई पैसा नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग सारा रिएक्शन एक साथ में देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और थर्ड है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, ये आपके इतने, ये फोर्थ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये 3 रिएक्शन है। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू, बस वही उसका अपोजिट। अभी हम लोग ने पहला रिएक्शन क्या देखा था, कंपोजिशन रिएक्शन।
देखो कंपोज मतलब बना रहा है, ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला हम लोग का क्या था, कंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें टू और मोर सब्सटेंस विल गेट फॉर्म वन वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका कंपोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक ही प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होगा और फॉर्म करेगा दो अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट रिएक्टेंट विल गो इनटू ब्रेक डाउन, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और क्या फॉर्म करेगा आपका दो अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डी कंपोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction, okay, when a one substance और या फिर substance बोलो या फिर reactant बोलो, will get breakdown and form two or more reactant is called decomposition reaction, ठीक है, two or more products, okay। तो ये हो गया आपका, इसका भी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे देखो एग्जांपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एकदम ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब ये आपको याद रखना है। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी रखो भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अभी कंपोजिशन रिएक्शन में मैंने क्या दिया था एग्जाम्पल, 2Mg, ठीक है, प्लस O2 वाला, तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखो। और अभी देखो इसमें ये इसका था एग्जाम्पल कंपोजिशन, अब डीकम्पोजिशन, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, डीकम्पोजिशन का है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब क्या बचा, देखो एक ऑक्सीजन निकल गया, CO2 बचा, तो प्लस CO2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, भाई कौन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वन रिएक्टेंट विल फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग डाउन, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अभी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये एकदम सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ में पढ़ लो आप, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसका भी एग्जाम्पल लिख दिया, अब आप दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कंपोजिशन ये हो गया कंपोजिशन, फिर ये डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, a more reactive element displace as less reactive element from its compound। देखो अभी इसमें अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे हम लोग में NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl माइनस होता है, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो जमा होता है, ठीक है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, शेयर करता है, और फिर क्लोरीन उसको शेयर करता है, तो उन दोनों के बीच में लेता है, मतलब उनके शेयर्स के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सारी चीजें कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बताया था शायद पिछले उसमें सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अब इसमें देखो ये दो कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स हैं, अभी वो दोनों कंपाउंड्स में देखो, या फिर मान लो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट वाला रहेगा, तो वो क्या करेगा, ये वाले नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। मतलब अगर बी नेगेटिव लेस रिएक्टेंट है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू डी नेगेटिव, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये भी याद रखना भाई, जो भी रिएक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ वो आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो अभी इसमें क्या है, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है, रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा होती है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इसको नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, देखो बस इतना ही है, इजी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो सिर्फ एक ही यूज हुआ है वो कंपाउंड में रहेगा, मतलब एक एग्जांपल है यहाँ AgNO3 प्लस NaCl, ये भी बहुत एग्जांपल रिएक्शन है, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, AgNO3 प्लस
क्या है NaCl, AgNO3 प्लस, हाँ NaCl। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें देखो Ag क्या है, Ag प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो अब इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला है वो इसके पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों अपना कंबाइन कर लेंगे और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा। तो अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि इसका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट उसमें चले गया और इसका नेगेटिव पार्ट उसमें चले गया। तो ये क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये बन जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखना, अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका ये एग्जाम्पल याद रखना, AgNO3 प्लस NaCl और उसमें जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इतना ही है। तो अभी ये चारों रिएक्शन वन शॉट बता देता हूँ। तो कंपोजिशन रिएक्शन क्या, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट reactant will form one product is called composition. Vice versa is called decomposition, opposite of composition. When one product get breakdowns into two or more products, ठीक है, one reactant get breakdown into two or more product is called decomposition. And displacement reaction, when an less reactive will get replaced by more reactive, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें जिंक और ठीक है कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया था। तो कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टेंट होता है एज कंपेयर टू जिंक, तो जिंक वहां पे उसको डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया, ठीक है, AgNO3 और NaCl याद रखना है। तो इसमें Na, ठीक है, NaNO3 प्लस AgCl बन जाता है। दैट्स इट। ये थे आपके चार टाइप के रिएक्शन जो आपके टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो अगर आप पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज करो डेली और प्रैक्टिस करो। चीजें रिएक्शंस वगैरह याद कर लेना अच्छा होता है, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, सारे टाइप के रिएक्शंस हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दो रिएक्शंस है जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, एक एक्सोथर्मल और एक इंडोथर्मल रिएक्शन, इंडो स्लैश एक्सोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, थर्मल रिएक्शन। देखो ये दो रिएक्शंस हैं, मैंने एक साथ लिख दिया इंडो स्लैश एक्सोथर्मल में, तो आप एक बोल सकते हो एक्सोथर्मल और एक इंडोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो एक्सोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है, एग्जैक्ट होगा। ठीक है, एक्सोथर्मल, इसमें क्या होगा, हीट विल रिलीज। ठीक है, हीट जो होगा वो रिलीज होगा, रिलीज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। देखो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, एब्जॉर्ब, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हम लोग को हीट देना पड़ता है। जैसे अगर कोई मेटल है, ठीक है, उसको हम लोग को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग बहुत सारे जगहों पे हीट देते हैं और हीट का सिंबल ऐसा है। ठीक है, ये सिंबल याद रखना, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये हीट का सिंबल है, तो हम लोग ऐसे मेटल को हीट करते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे ये हीट रिलीज होता है। जैसे आपको पता होगा कि सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ में वहां पे एक हीट रिलीज होता है। ठीक है, हीट रिलीज होता है, उसको हाथ में रख के कभी करना मत, जल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन, और दूसरा जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मल रिएक्शन। दैट्स इट। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे, दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है। तो अब इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होगा। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, किसके लिए, एक्सोथर्मल के लिए। ठीक है, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किए,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये देखो ये सब बहुत सिंपल चीज है भाई, ये आपको पता होगा। इसको चूना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चूने को, ठीक है जो भी बोलते हो देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गीला जो चूना होता है उसमें, मतलब आपने देखा होगा ना व्हाइट पेंट करने के लिए कुछ यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर वाटर मिक्स कप करते हैं तो वो थोड़ा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। बहुत जगह देखा होगा जहाँ पेंट मारना होता है तो पेंट मारने से पहले पेंट को उसमें चूने में मिलाते हैं, ठीक है। ये चूने का ही रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सूखा चूना है, ठीक है। अभी ये फिर इसमें वाटर मिक्सअप करते हैं तो ये गीले फॉर्मेट में आता है, जिसमें वो H2O ऐड होता है, ठीक है। H2O ऐड करने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने की वजह से OH2 हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर उसके बाद ये हीट फॉर्म होता है, वहां बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो आग जैसा हो जाता है, ठीक है, जल भी जाते हैं, इतना गर्म होता है। तो ये एक एग्जांपल, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है चूने वाला, ठीक है। चूने में पानी में ऐड कर दो कैल्शियम ऑक्साइड में H2 ऐड करो तो हीट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन आपका इंडोथर्मल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो वही वाला भाई कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक एग्जांपल दो जगह यूज हो गया, एक एग्जांपल दो जगह यूज हो गया। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ने यूज किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। कहाँ यूज किया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट देना पड़ता है तब जाकर के वो ब्रेक डाउन होते हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है, CO2। तो ये रिएक्शन आप देखो, एक केमिकल इक्वेशन आपका, एक जो भी रिएक्शन है वो दो जगह काम आ गया। कैसे? एक इंडोथर्मल रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोड्यूस कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। और अगर कोई पूछता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, when a product when a reactant will get break down into two or more product is called डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को आप दो जगह एग्जांपल के रूप में दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं बुक में, उनको आप देखो, रेफर करो। अदरवाइज नोट्स देख लो मेरा, मैंने नोट्स अपलोड कर दूंगा भाई, कर दूंगा, अभी किया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हम लोग की रिएक्शन से, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अभी क्या है, फैक्टर अफेक्शन है, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और पार्टिकल्स है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो एक ही फॉर्मेट में मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। देखो ये है फैक्टर अफेक्टिंग, देखो कुछ कुछ मतलब रिएक्शंस होते हैं ना, तो देखो फैक्टर अफेक्शन, ठीक है, ऑन रिएक्शन। तो देखो अभी जैसे कोई रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है, अब आपने उसमें हीट प्रोड्यूस कर दिया तो आपने उसके इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया तो वो रिएक्शन फास्ट हो गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज और इंक्रीज, आप उसको बढ़ा और घटा सकते हो, ठीक है। तो उसमें नेचर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, मोर रिएक्टिव इज इक्वल टू फास्ट रिएक्शन। ये लो अभी 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 जैसे कुछ आप कुछ रिएक्शन कर रहे हो जिसमें, जैसे अभी देखो हम लोग ने देखा था ना, जिंक था और कॉपर सल्फेट था, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट था। अगर कॉपर को देखे, जिंक को देखे तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, अभी ये रिएक्शन तेज होगा ये स्लो होगा, क्योंकि जिंक तो भाई मोर रिएक्टिव है इसके कंपेयर में, तो वो फटाक से इसके साथ इसको रिप्लेस कर देगा, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आई थिंक यही है, हाँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला, भूलना मत, और प्रोडक्ट राइट साइड वाला। तो अगर जो यूज कर रहे हो रिएक्शन में जिस चीज को, अगर उसका नेचर वो ज्यादा रिएक्टिविटी मतलब शो करता है, ज्यादा रिएक्टेंट होता है, मतलब ज्यादा तेज रिएक्ट करता है ना, जैसे यहाँ पे जिंक बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट जो यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे दिया है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या, पार्टिकल्स कैसे यूज करेंगे, अभी पार्टिकल्स कैसे अफेक्ट करेंगे, स्मॉलर साइज इज इक्वल टू
हायर सरफेस एरिया और फास्टर रिएक्शन। जितना स्मॉल साइज होगा, ठीक है, उतना ही क्या, हायर सरफेस एरिया होगा, उतना ही हायर सरफेस एरिया होगा, ठीक है। सरफेस एरिया, जितना ही स्मॉल पार्टिकल होगा उतना उसका सरफेस एरिया हायर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, एक पार्टिकल्स यूज करते हैं या और क्या है, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अब देखो ये रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, तो अगर इसका सरफेस एरिया हाई है ना, स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसका जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो हाइयर होगी या एक्स्ट्रा फास्ट होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लोअर सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे अभी देखो ये पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ऐसे समझो कि एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, ज्यादा मिक्सचर के थ्रू, तो जिसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगी, हाइयर सरफेस एरिया, उसका रिएक्शन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है। मैं साथ में लिख देता हूं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। अब देखो ये क्या है, मैंने अभी इसमें 4 ही पॉइंट आप कंसीडर करो, पार्टिकल वाला रहने दो, ठीक है। तो अभी ये 4 पॉइंट है। फैक्टर अफेक्शन ऑन रिएक्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट है कि रिएक्टेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है कि रिएक्टेंट की आपने मात्रा कितनी ली है, रिएक्टेंट की वैल्यू, ठीक है, रिएक्टेंट की वैल्यू या कितना ज्यादा आपने रिएक्टेंट लिया है उसके कंसंट्रेशन, उसको ही कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आप मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या कितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो। जैसे आप ये देखो अभी एक ये जैसे आपने शुगर यूज किया, ठीक है, और ये वाटर का सॉल्यूशन है, तो आप जितना ऐसा नहीं, शुगर नहीं बोल सकते, वाटर का रिएक्टेंट मतलब वाटर जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वाटर को एज अ सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट। तो अगर इसको वाटर ज्यादा रखोगे तो शुगर जो है वो जल्दी डिसॉल्व होगा, आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब आप इतना समझो कि जितना ज्यादा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, उसको कंसंट्रेशन का एक नया टर्म है, आप इसको मत ध्यान दो, बस इतना याद रखो कि रिएक्टेंट में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा किसी रिएक्टेंट का, वो उतना तेज रिएक्शन करता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फास्टर रिएक्शन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मात्रा बोलते हैं उसको, वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, वैल्यू बोलते हैं, तो आप उसको याद रखो। तो कंसंट्रेशन मतलब वैल्यू, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू होगा, हायर रिएक्टेंट, तो उतना ही तेज आपका रिएक्शन होगा। तो ये दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद टेम्परेचर, अभी जैसे हम लोग ने देखा था किसी रिएक्शन में टेम्परेचर हाई कर दो तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। और लास्ट है आपका कैटलिस्ट, किसी किसी रिएक्शन में कोई ऐसा अलग मॉलिक्यूल्स या कुछ भी यूज करते हैं, या कोई कंपाउंड हो गया जिसको यूज करने के बाद वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, 2MnO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैटलिस्ट विथ कैटलाइज H2O2, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब अगर इसमें कैटलिस्ट के रूप में कैटलाइज हो रहा है, जो वो H2O2 हो रहा है, तो इसमें जो रिएक्शन होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके रिएक्शन की अफेक्ट्स रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकती हैं। तो जिसमें नेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको एक बार नोट्स देख लो और पढ़ो, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम लोग ने टाइप ऑफ रिएक्शंस देख लिए, बैलेंसिंग देख ली, और फैक्टर अफेक्शंस भी देख लिए ऑफ रिएक्शंस। अब देखते हैं रिएक्शन के एक अब ये थोड़ा हटके है, हाँ, टाइप नहीं है ये रिएक्शन का,
ये मोस्टली यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लास 11th 12th में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लेना, हाँ, क्योंकि ये आगे भी है आपका। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, अभी ये क्या है, ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन है क्या? नहीं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये अकर होता है रिएक्शन में, ये कोई टाइप नहीं है। हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन शो होते हैं, ठीक है। और इसको कंबाइनली बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कंबाइनली बोला जाता है। कंबाइनली मतलब जिसमें ये भी हो, दोनों साथ में हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो आपका क्लास 10th के हिसाब से जो बोला गया है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, नंबर 1, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी ने पूछा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। और अपना रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका अपोजिट, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन गेन होगा, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और सेकेंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताता हूं। देखो अभी इसमें है पहला एग्जांपल, कॉपर में कॉपर ऑक्साइड। देखो ये कॉपर में जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ये हवा में रहता है, ठीक है। आपने कभी लोहे में जंग लगते देखा है? उसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आयरन है, Fe है, ठीक है, आयरन मतलब आपका लोहा होता है, ठीक है। तो अगर उसमें आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो FeO बनता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 टाइप के डेफिनेशन है छोटे छोटे, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें अपोजिट, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, जिसमें हाइड्रोजन एटॉम H2 ऐड हो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये अभी इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड में अगर H2O ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड में H2O ऐड कर दे, H2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में H2 ऐड कर दें तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में अगर H2O ऐड किए तो ये H2O जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं वापस से पूरी चीज अच्छे से समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। और उसी को बस इतना ही आप लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन समझना जरूरी है भाई, लिखना ये भी है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन रिएक्शन में, और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, गैन हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसलिए इसमें गैन होगा। तो अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नया है। ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कर रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। ये इसमें दिया नहीं है, अभी यहाँ दिया है शायद, बुक में दिया है, लेट मी चेक।
ठीक है, ये आपका एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, हाँ एंडोथर्मल एक्सोथर्मल हो गया। फैक्टर ऑफ एक्शन देख लिए हैं। देखो इसमें दिया है डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद कैल्शियम कार्बोनेट, डिसअपियर स्लोली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बाकी चीजें तो मैंने ऐसे ही बता दी है। हाँ तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो यहाँ पे नहीं है, शायद है क्या, नहीं दिया है आपके सिलेबस में, नहीं है शायद, बच गए आप। ठीक है, नहीं है, नहीं है ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन ये सब नहीं है, सिर्फ इतना ही है रिएक्शंस के बारे में जो मैंने लिख दिया वही सब है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। गैन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एग्जांपल आयरन में या कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इसमें गैन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जहां ऑक्सीजन लॉस हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। बस उसी के बेसिस पे ये रिएक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, अब मूव करते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप में, एक है कोरोजन, ठीक है, कोरोसिन, और दूसरा है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये अलग से इस सिलेबस में है, मतलब आपको पूछा जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, तो एयर और मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल दिया था, ये कोरोसिन बोले तो जो वही जंग लगता है ना उसको ही बोलते हैं। तो एयर और मॉइस्चर की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जिंक वो लिया था आयरन का। ठीक है, तो आयरन है, आयरन में अगर ये इन सब की वजह से, देखो यहाँ दिया भी है आयरन रश टू फॉर्म, ठीक है, Fe2O3। देखो आयरन ऑक्साइड का फार्मूला मैंने जो लिखा था वो ध्यान देना, Fe2O3 इंटू XH2O इंटू XH2O। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जंग, जंग बोलते हैं, जंग लग गया ना उसको, तो आयरन रस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन रस्ट। ओके, याद रखना आयरन रस्ट। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा ऑक्सीडेशन, मतलब एयर और मॉइस्चर की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसको कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन में अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो हो जाता है आयरन रस्ट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें प्रिवेशन क्या है, एक्सेलरेशन इन सॉल्ट वाटर एंड ह्यूमिड एयर। देखो एक्सेलरेटेड मतलब वही इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कब, जब हम लोग सॉल्ट वाटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, एक्सेलरेटेड, accelerated in salt water and humid air, in salt water and humid air। ठीक है, यहाँ पे ये कोरोजन जो हो वो बहुत तेज होता है। जैसे अभी सॉल्ट वाटर आपने देखा होगा, कोई नमक है उस पर हल्का हल्का पानी लग जाए तो कैसा चिपचिपा सा हो जाता है, या ह्यूमिड एयर है, हाँ ठीक है, जिसको आर्द्र बोल, आर्द्र, ठीक है, ऐसा जो जिसमें थोड़ा मॉइस्पन मॉइस्चर हो उसको ह्यूमिड एयर। ठीक है, तो ऐसे एयर और सॉल्ट वाटर में ये रिएक्शन रैपिडली फास्टली होता है। ठीक है, इसको कोरोजन रिएक्शन बोलते हैं, और ये उसका एग्जांपल है आयरन का ऑक्सीडाइजिंग होना और एयर और मॉइस्चर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। और आयरन रस्ट का फार्मूला Fe2O3 XH2O। ठीक है, और लास्ट पार्ट आपका जो इस चैप्टर का है वो है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स लीड्स टू बैड ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड ऑयल्स और फैट्स। ठीक है, ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। ऑयल और फैट में हम लोग के जो भी खाना होता है उसमें ऑयल होता है। ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं तो उसमें एक
बेकार सी गंध आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, उसको ही बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर और टेस्ट। तो एक बेकार सी गंध आती है तो अ बैड ऑर्डर, इसको बैड ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर मतलब यही गंध हो गया, ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो गंध। और एक गंदी सी टेस्ट होती है उसकी। अगर आपने खाना देखा होगा जो खराब हो जाता है तो उसमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, ऑयल्स होता है, ठीक है, ऑयल्स, मेनली ऑयल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाना, तो उस पे ऑयल में ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, जिसके वजह से वो बैड और गंदा बदबू मारता है और उसका जो टेस्ट है वो गंदा हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट, इसको ये रेंसिडिटी कहा है। अब इसमें प्रिवेंशन क्या है, देखो दोनों के प्रिवेंशन भी दिए हैं इसमें कि कैसे प्रिवेंट करके रखा जा सकता है या कैसे इन दोनों रिएक्शन से बताया जा सकता है। तो कौन कौन से रिएक्शन से हम लोग को उनसे बचना है, एक है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन मतलब मॉइस्ट और मॉइस्ट एयर में जो ऑक्सीडेशन होता है वो, और दूसरा रेंसिडिटी जिसमें आपका ऑयल और फैट्स में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से गंदी सी बदबू और वो आती है। तो ऑक्सीडेशन, कोरोजन और ये रेंसिडिटी, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। तो उसमें जंग लगना जो भी है वो उसको कोरोजन बोलते हैं और अदर रेंसिडिटी, ओके। तो अभी इसके प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन क्या है, आप कोटिंग विद जिंक या पेंटिंग, ऑयलिंग, ये सारी चीजें करो तो कोरोजन से बचा जा सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन में आप देखो, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ, आप ये कोरोजन है जो भी, ठीक है, उसका प्रिवेंशन कैसे करो, आप उस पे लेपिंग करो, ठीक है, लेप करो, क्या है, कोटिंग, कोटिंग विथ जिंक, ठीक है, कोटिंग विथ जिंक। अगर आप जिंक के साथ कोट कर देते हो, मतलब कोई रॉड है उसको जिंक के साथ पॉलिश करना, ठीक है, या फिर पेंटिंग, ऑयलिंग, ठीक है, और ये जो कोटिंग विथ जिंक है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, कोटिंग विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, नाइजेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स, मतलब अगर जंग लगने से कोई चीज रोकनी है तो क्या करना चाहिए, कोटिंग विद जिंक करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग पेंटिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप पेंटिंग या ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है, पेंटिंग कर दो, रेड कलर मार देते हैं अक्सर, आपने देखा होगा आयरन में रेड कलर मारते हैं, तो उसको ही बोलते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें कोटिंग करते हैं, ठीक है। और रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे किया जाए, एयर टाइट कंटेनर्स एंड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, दैट्स इट। अगर आप खाना पैक कर रहे हो, रख रहे हो, तो एयर टाइट यूज करो, ठीक है, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर जिसमें आप खाना वगैरह रखते हो। तो ये प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन है, कोरिजन। और अभी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में बता रहा था, ठीक है, रेंसिडिटी मतलब ऑयल और फैट्स में ऑक्सीडेशन का लग जाना, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाना, जिसके वजह से बदबू आना और ऑर्डर और टेस्ट खराब हो जाना। तो इसको कैसे बचा सकते हैं, पहला है प्रिवेंशन इसका, एयर टाइट कंटेनर्स यूज करना, ठीक है, अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज करते हो तो आपकी रेंसिडिटी नहीं होती, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और दूसरा क्या है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, अभी तो खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जगह यूज होता है, ऑक्सीडेंट, इसकी वजह से खाना देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वैसे बाहर की होती हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करने की वजह से अगर वो पैकेट वैकेट खराब होती है तो उससे हम लोग का ऑक्सीडेंट होकर के खाना जो है वो बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट ना हो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, ये था आपका पूरा चैप्टर। इसमें और कुछ है तो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, तो उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा, आपको नोट्स पढ़ना है, प्लस आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो, कंप्लीट करो, उसको समझो और नोट्स मेरा पढ़ो। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर की, अदरवाइज आप खुद इसके बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स जो स्वाध्याय के होते हैं, जो भी एक्सरसाइज के होते हैं, उनको सॉल्व आउट कर लो, उतना बहुत होता है, मोर देन इनफ, आप अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट, थैंक यू।